हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में। अभी 30 अप्रैल को उत्तराखंड सिविल जज का प्री एग्जाम कंडक्ट हुआ था एंड इस वीडियो में उत्तराखंड सिविल जज में जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए थे प्री एग्जाम में उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए चलिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखते हैं एंड उनका सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने से सबसे पहली चीज़ ये कि हमें जो सीरीज़ मिली है पेपर की वो सीरीज़ डी है हमारे पास। तो सीरीज़ डी में इस तरह से क्वेश्चंस हैं एंड अगर आपके पास कोई और सी सीरीज़ हो तो आप उस अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन उत्तराखंड स्टेट। और इसके चार ऑप्शंस हमारे पास थे। एक एलिफेंट चिली था, दूसरा दूसरा जुडिमा वाइन राइस था, तीसरा महोबा पान था एंड चौथा थुल्मा ब्लैंकेट था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थुल्मा ब्लैंकेट है। अभी थुल्मा ब्लैंकेट को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड स्टेट में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हु हैज ऑथर्ड द बुक पब्लिक सर्विस एथिक्स इन 2021। अब 2021 में पब्लिक सर्विस एथिक्स जो है वो ऑथर करी थी, वो लिखी थी प्रभात कुमार ने। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखिए कि जो प्रभात कुमार सर हैं वो हमारे देश के फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो यहाँ पे इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे आने वाले बाकी एग्जाम्स के लिए भी याद रखिएगा, प्रभात कुमार जी जो हैं वो हमारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन ई-एफआईआर सर्विस वाज लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ई-एफआईआर सर्विस जो है वो जुलाई 2021 में लॉन्च हुई थी एंड ये उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर धामी जी, उनके नेतृत्व में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के रिस्पेक्टिव में। चौथा क्वेश्चन था कि किस देश की फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज केटेंजी ब्राउन जैक्सन को चुना गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस शायद कंफ्यूजिंग थे, एक यूएस सुप्रीम कोर्ट था एंड दूसरा ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएस सुप्रीम कोर्ट। पांचवा क्वेश्चन है कि फास्टर जो है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो किसने लॉन्च करा। तो हमारे जो इसके पहले इनके पहले जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस एन वी रमन्ना, उन्होंने फास्टर को लॉन्च करा था। सिक्स्थ क्वेश्चन था कि मनीला डिक्लेरेशन जो है 2012 का वो किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ये मरीन कोस्ट प्रोटेक्शन जाएगा। मनीला डिक्लेरेशन जो था वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल से भी तालमेल रखता है था। पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर जो मुझे लग रहा है वो मरीन कोस्ट प्रोटेक्शन जाएगा। सातवां क्वेश्चन था कि नेहरू लियाकत पैक्ट जो था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो किस इशू को रिजॉल्व करने के लिए साइन किया गया था। तो नेहरू लियाकत पैक्ट जो था वो माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, अब आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि एट प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को हम इकोसॉक काउंसिल भी कहते हैं। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो एट प्रेजेंट 54 हैं। तो आंसर डी जाएगा 54। फिर क्वेश्चन था कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब करंट प्रेसिडेंट यहाँ पे पूछा गया था, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी थी। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पूछा गया है। तो उसका आंसर सही है, आंसर बी जो कि है जोआन ई डोनॉक। इनका नाम आपको बहुत बार देखने को भी मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था कि विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर रिलेट्स टू द कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर डी है, आर्टिकल 23। ये पिछले 3-4 सिविल जजेस के क्वेश्चंस में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन 3-4 एग्जाम जो हुए थे सिविल जज के उसमें ये क्वेश्चन आया है एंड एज इट इज आया है। तो इसका आंसर जाएगा आर्टिकल 23। फिर 11th क्वेश्चन था हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसका ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसका आंसर है आंसर ए बी एन राव। एंड एक चीज और याद रखिएगा, कभी बी एन राव के बारे में आ जाए कि बी एन राव कौन सी सर्विसेज से बिलोंग करते थे, तो बी एन राव जो थे वो इंडियन सिविल सर्विसेज को बिलोंग करते थे। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु वॉज द सेकंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने सेकंड चेयरपर्सन पूछ लिया। तो सेकंड जो चेयरपर्सन थे एनएचआरसी के, वो थे जस्टिस एम एन वेंकटचलिया। तो इसका आंसर जो है बी जाएगा, जस्टिस एम एन वेंकटचलिया। क्वेश्चन नंबर 13 था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। तो स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ये तो शायद इजी था बहुत, तो आर्टिकल 176 जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 था, सारथी मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू। अब सारथी मोबाइल ऐप जो है वो सेबी से रिलेटेड है, और वो सेबी ने लॉन्च करी थी, एंड उसने लॉन्च करी थी जो हमारे जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है उनके लिए। तो इसका आंसर जाएगा बी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर 15th क्वेश्चन था, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारे यहाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करी गई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये इसका तो आंसर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलता है, इसका आंसर जाएगा डी, आर्टिकल 129। देन क्वेश्चन नंबर 17 आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। तो जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है उससे आर्टिकल 2 का 7th क्लॉज डील करता है। तो यहाँ पे आंसर ए जाएगा, आर्टिकल 2 क्लॉज 7। फिर इन्होंने पूछा कि हु इज द ऑथर ऑफ डी ज्यूरे बेली पेसेस, इसका ऑथर कौन था। तो डी ज्यूरे बेली पेसेस के ऑथर थे ग्रॉइटस। तो आंसर जाएगा सी, ग्रॉइटस। देन जो क्वेश्चन नंबर 19 था, ये थोड़ा सा बच्चों को जो है वो डाउटफुल लग रहा था। क्वेश्चन था, फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो फर्स्ट इंडियन जज के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आंसर होना चाहिए श्री नागेंद्र सिंह, लेकिन नागेंद्र सिंह जो थे ना वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ना कि फर्स्ट इंडियन जज थे। जो फर्स्ट इंडियन जज थे वो थे सर बी एन राव। सर बी एन राव जो है वो 1952 से लेकर 1953 तक रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज। तो अगर आपको इसको क्रॉस चेक भी करना है तो आप इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20 था, एट प्रेजेंट हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब सेक्रेटरी जनरल इनका बहुत बार नाम आपको न्यूज़पेपर में भी मिलता रहता है, एंड अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव भी थे ये, अभी इनकी दोहा में कॉन्फ्रेंस थी। तो आंसर जाएगा बी, एंटोनिया गुटेरेस। देन क्वेश्चन नंबर 21 था, पार्लियामेंट्री कमेटी मींस अ कमिटी विच इज। अब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। बिकॉज जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, वो या तो हाउस के द्वारा अपॉइंट कर ली जाती है, या स्पीकर नॉमिनेट कर देते हैं उसको, या फिर हाउस के द्वारा इलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर करेक्ट हैं, तो आंसर जाना चाहिए इसका आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा, जो कमिटीज होती है ना पार्लियामेंट्री, जितनी भी कमिटीज होती हैं वो काम करती हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, या तो स्पीकर या चेयरमैन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो इसका डायरेक्ट आंसर है आर्टिकल 321, इसका आंसर जाएगा आंसर ए, आर्टिकल 321। देन फिर क्वेश्चन 23 था हमारे पास, हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कि हम कैग भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है आंसर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो था ना, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल था। तो ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब यहाँ पे वर्ड जो है ना वो नॉट है, कि नॉट नोन एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पीआईएल इसमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका, सोशल एक्शन लिटिगेशन, तो ये तो एक फॉर्म है पीआईएल का, तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड चूंकि ये नहीं होगा तो फिर आंसर डी भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है कि अगर आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आंसर बी जो है एंड आंसर डी जो है, इन दोनों में से कोई एक जा सकता है, क्योंकि सोशल एक्शन लिटिगेशन तो बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ही पार्ट है, एंड सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहीं ना कहीं पीआईएल से ही रिलेटेड है। अब जो ये ऑप्शन है डिसएडवांटेज ग्रुप लिटिगेशन,
या जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जा सकता है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग और चेक कर लीजिएगा अगर कोई और सोर्स आपको मिले तो उसके साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लोक अदालत वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 22 इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लोक अदालत का अभी लॉन्च किया गया था जुलाई में 2022 में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका आंसर है आंसर सी, डायरकी स्टैब्लिश करी गई थी 1919 में। फिर क्वेश्चन नंबर 27 था, द प्रोसीडिंग्स अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आर मेंटेनेबल अंडर या आर मेंटेनेबल एट। तो इसमें इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल होगा जिसके सामने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो करी जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 था, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे बलदेव सिंह चोकर जी जो थे वो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। फिर क्वेश्चन था कि द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज पास्ड अ लॉ टू मेक वर्क फ्रॉम होम एज अ लीगल राइट। तो इसका आंसर आंसर सी था, नीदरलैंड्स। अभी ये न्यूज में भी काफी था, तो इसका जाएगा आंसर सी, नीदरलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ये बेस्ड था थ्योरी ऑफ इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 31 था कि अब यूनाइटेड नेशन के अंदर टर्की को किस नाम से जाना जाएगा। तो टर्की को अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर या यूनाइटेड नेशंस के किसी भी काम के लिए ना, टर्की को अब इसका आंसर सी जाएगा, तुर्की के नाम से जाना जाएगा। ये अभी एक रेजोल्यूशन पास हुआ था टर्की ये यूनाइटेड नेशंस में, तो अब टर्की को यूनाइटेड नेशंस में तुर्की के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 था, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो केस है ये विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2021 का केस था। ये सेम क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश सिविल जज में भी शायद आया था, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज। तो ये वियना कन्वेंशन है जो कि रिलेटेड है अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज से। तो इसका आंसर नंबर ए जाएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। देन फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि लीमा कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन। तो लीमा कॉन्फ्रेंस जो है वो 14 दिसंबर 2014 को हेल्ड हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हुए थे। इन्होंने पूछ लिया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कितने जजेस हैं। यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात नहीं करी थी इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने बात करी थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 18 जजेस हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में काम करते हैं। एंड अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही होती ना, तो वहां पे उसका आंसर जाता 15 जजेस। तो थोड़ा सा यहाँ पे शायद बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, पर इसका आंसर डी है 18 जजेस। अब क्वेश्चन नंबर 36 था कि बथुकम्मा जो है वो किस स्टेट का स्टेट फेस्टिवल है। तो बथुकम्मा जो है मेजरली पहले आंध्र प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल हुआ करता था, पर तेलंगाना बनने के बाद से ये तेलंगाना का मेनली स्टेट फेस्टिवल है एंड आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स का स्टेट फेस्टिवल है ये। अब इन ऑप्शंस में चूंकि आंध्र प्रदेश नहीं दिया है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो तेलंगाना है, तो इसका आंसर जाएगा आंसर सी, तेलंगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, which of the following has been declared as India's first 24/7 solar powered village। तो 20 इंडियाज फर्स्ट 24/7 जो सोलर पावर विलेज है वो गुजरात में है एंड वो है मोधेरा। तो आंसर जाएगा ए, मोधेरा, गुजरात में। और ये याद रखिएगा, जो ये मोधेरा है ना, ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि सुपेस पोर्टल जो है इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021 टू 2022 विद द ऑब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे सुपेस पोर्टल का ऑब्जेक्ट पूछा गया था। तो सुपेस पोर्टल जो है ना वो बेसिकली कोर्ट्स की एफिशिएंसी में असिस्ट करने के लिए लॉन्च करा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए जाएगा, असिस्ट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ठीक है। फिर क्वेश्चन आया था कि एक पहल कैंपेन जो है वो किससे एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो ये एक पहल कैंपेन है ना,
ये एक पहल कैंपेन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से एसोसिएटेड थी। अब एक पहल कैंपेन बेसिकली टेली लॉ को सपोर्ट कर रही है, एंड टेली लॉ का मतलब क्या है कि लीगल इंफॉर्मेशन के डिसमिनेशन के लिए या लीगल इंफॉर्मेशन को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए ना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस का यूज किया जाए, जिससे कि जितनी भी लीगल इंफॉर्मेशन है हमारी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। देन फिर क्वेश्चन 40 था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2022 द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर था वो था आंसर नंबर बी 21.71%। इसके पिछले साल 2021 में ये 21.67% था, तो उससे बढ़कर ये 21.71% हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 41 था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो जर्मनी है वो परमानेंट मेंबर नहीं है। टोटल जो है परमानेंट मेंबर वो 5 हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, एंड उन 5 में से 3 तो यहाँ पे मेंशन है, फ्रांस था एक रशिया है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक चाइना है, एंड एक यूके है। फिर क्वेश्चन देखिए 42। क्वेश्चन 42 था कि द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। तो आजकल ये तो बहुत ज्यादा चल भी रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल जो था हमारा वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था, तो इसका आंसर होगा आंसर डी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो पार्ट नहीं है वो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी था, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये तो इजी रहा होगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्वेश्चन 44। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डेफिनेशन है मनी बिल की वो आपके आर्टिकल 110 में दिया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे आंसर ए जाएगा, आर्टिकल 110। देन फिर क्वेश्चन नंबर 46 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 1947 में आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ही आया था जिसको मॉर्नमेंटल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। एंड देन जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे द कम्युनल अवार्ड, यहाँ पे ये गलत मैच्ड है। जो कम्युनल अवार्ड था ना वो 1932 में आया था, एंड इसको हम रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। एंड जो रैमसे मैकडोनल्ड थे ना वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे ब्रिटेन के, तो इसलिए कम्युनल अवार्ड्स को रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, पर ये 1930 में नहीं 1932 में आया था। देन फिर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47 एनी वुमेन नाउ मे टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी अप टू। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसमें रिसेंट मोडिफिकेशंस करे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब आंसर सी है, जो कि 24 वीक्स तक है, कि 24 वीक्स तक अब कोई भी वुमेन जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन था कि हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो जो फर्स्ट चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वो थी जयंती पटनायक जी। ये ओडिशा को बिलोंग करती थी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर भी थी, तो जयंती पटनायक इसका आंसर जाएगा आंसर बी। Then question number 49 है in which of the following cases it was held that a practice may be religious practice but merely due to that reason does not form essential and integral part of that religion। तो ये held हुआ था बदरुद्दीन वर्सेस आयशा बेगम के अंदर, तो यहाँ पे इसका आंसर डी जाएगा, बदरुद्दीन वर्सेस आयशा बेगम। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 50 था जो लास्ट क्वेश्चन था जनरल नॉलेज पार्ट का उत्तराखंड सिविल जज के पेपर का, तो ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब स्पेशलाइज्ड एजेंसी पूछा है विच इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है वो आंसर बी जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहाँ पे कुछ बच्चों को ऑप्शन डी में भी डाउट था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है ना ये एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक का।
ठीक है। एंड वर्ल्ड बैंक लाइक ये एक सब्सिडरी मान लीजिए या ये वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करता है इसको मान लीजिए। तो चूंकि वर्ल्ड बैंक हमारा जो है वो एक स्पेशलाइज एजेंसी है, तो ये भी एक स्पेशलाइज एजेंसी के तरह ही माना जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर बी जाना चाहिए, पर फिर भी देख लीजिएगा, अगर आंसर डी लग रहा है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज आंसर जो है आंसर बी जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यहाँ तक था जनरल नॉलेज का पार्ट। एंड देन इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो में लॉ का सॉल्यूशन, उत्तराखंड सिविल जज का। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विधि कक्षा। थैंक्स अ लॉट।